पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ मैं थीटा को मतलब यहाँ पे cos थीटा को और इस डी थीटा को मुझे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने दोनों को डिफरेंशिएट किया तो डी थीटा बराबर आया dz अपॉन में आयोटा z। यहाँ पे भी हमारा cos थीटा है, उसको रिप्लेस करो कॉम्प्लेक्स नंबर से, यानी 1/2 z प्लस 1/z। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। माय नेम इज आर्यन और आप इस चैनल को देख रहे हो वन शॉट इंजीनियरिंग। आज हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ रेसिड्यू। यूनिट वन हम कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 2 का जो फर्स्ट टॉपिक था जिसमें हमने रेसिड्यू पढ़ा, रेसिड्यू थ्योरम के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले एप्लीकेशन ऑफ रेसिड्यू, ठीक है। एक एप्लीकेशन है और वो एप्लीकेशन क्यों हम पढ़ रहे हैं, मतलब इस एप्लीकेशन की जरूरत क्यों पड़ी। देखो, यदि मुझे कभी बोले कि आप मुझे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इंटीग्रेशन निकालना है तो हम अभी पढ़ के आए, मुझे रेसिड्यू थ्योरम लगानी है। लेकिन यदि मुझे बोले किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैलकुलेट करो यार, जो कि क्वेश्चन होगा 0 से 2 पाई, और यहाँ पे भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा जो कि cos थीटा या sin थीटा के फॉर्मेट में होगा, और मुझे बोलेगा इसका क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। अभी तक हमने देखा कि रेसिड्यू किसके लिए लग रहा था, जो रेसिड्यू लग रहा था वो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैलकुलेट करने के लिए हम रेसिड्यू लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, और फॉर्मेट याद रखना, इंटीग्रेशन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, रेंज 0 से 2 पाई हो, तो समझ जाना ये क्या हमारा एप्लीकेशन ऑफ रेसिड्यू है। पहली बात तो देखो, हर क्वेश्चन हर जगह नहीं लगता, नहीं है, ये फॉर्मेट मैच करना चाहिए। यदि मेरा इस फॉर्मेट का क्वेश्चन है जहां पे रेंज 0 से 2 पाई है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे एप्लीकेशन ऑफ रेसिड्यू। इतना क्लियर है, इतना तो क्लियर है। अब सेकंड स्टेप क्या, स्टेप ये है, पहला स्टेप ये बोलता है कि आपको इस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज मैं जो रेसिड्यू लगा सकता हूं वह सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए लगा सकता हूं। तो हमने क्या किया, मुझे पता है यहां मैं थीटा को मतलब यहां पे cos थीटा को और इस डी थीटा को मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने पहला स्टेप क्या किया, इस थीटा को इस डी थीटा को कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट किया। तो मुझे पता है मैं z इज इक्वल टू में e की पावर में आयोटा थीटा लिख सकता हूं, पोलर फॉर्मेट है, ठीक है, पोलर फॉर्मेट में। तो मैंने दोनों को डिफरेंशिएट किया तो डी थीटा बराबर आया dz अपॉन में आयोटा z। यानी मेरा पहला स्टेप क्या होगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, मेरा पहला स्टेप होगा जहां cos थीटा और जहां पे sin थीटा है, तो जहां पे भी हमारा cos थीटा है उसको रिप्लेस करो कॉम्प्लेक्स नंबर से, यानी 1/2 z प्लस 1/z से। जहां पे यदि sin थीटा आ जाए क्वेश्चन के अंदर, उसको रिप्लेस करो 1/2 आयोटा z माइनस 1/z। z है, सॉरी ये z है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मेरा पहला स्टेप तो मेरा क्लियर हो गया कि जब भी एप्लीकेशन रेसिड्यू लगाना है, मेरा पहला स्टेप ये बोलता है कि आपको क्या करना है, चेंजेस करना है। क्या चेंज करना है, जहां cos थीटा आ जाए वो ये फॉर्म लगाना है, जहां sin थीटा आ जाए वहां पे ये फॉर्म लगाना है, और जहां पे d थीटा आ जाए वहां पे dz के फॉर्मेट में लगाना है। यानी पूरा का पूरा एंटायर क्वेश्चन एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, यानी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेना है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, देन अप्रोच करते हैं कि यार मुझे क्वेश्चन गिवन होगा तो मुझे कैसे कैसे स्टेप बिल्ड करना है, ठीक है। क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे तो मुझे ऐसे समझ आएगा। तो इतना तो मुझे क्लियर है मेरा पहला स्टेप क्या था। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 0 से 2 पाई, और एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, मिड टर्म में भी रिपीट हुआ है, ये मैं पहले करा चुका हूं, और जब मैंने पहली बार कराया था तो ये सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया, और ये सेम क्वेश्चन जो रेसिड्यू पे क्वेश्चन कराया, जो इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर पे करवाया, वो रिपीट हो गया था। तो जो भी मैं क्वेश्चन करूं एटलीस्ट वो क्वेश्चन क्लास में जरूर करा करो, वीडियो जरूर करा करो। 0 से 2 पाई, ऊपर 1 है, नीचे है cos प्लस 2 प्लस cos थीटा, और यहां पे है डी थीटा। मुझे बोला इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो मेरे को समझ आ गया, यहां मैंने फॉर्मेट चेक किया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है, लिमिट 0 से 2 पाई है, ये तो मेरा एप्लीकेशन रेसिड्यू लग रहा है। जैसे ही मैंने यहां पे प्रेडिक्ट कर लिया मेरा एप्लीकेशन रेसिड्यू लग रहा, मेरा पहला स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप मेरा क्या था, कन्वर्ट द थीटा इनटू z, कन्वर्ट द थीटा इनटू z। तो जहां पे भी डी थीटा था वहां पे इसको किससे रिप्लेस कर दिया, dz अपॉन में आयोटा z से। तो बस वो सारे फॉर्मूले लगा दिए, जहां cos थीटा था वहां पे क्या रिप्लेस कर दिया, 1/2 ब्रैकेट में z प्लस 1/z। तो बस ये दो फॉर्मूले मैंने यूज कर लिए। तो सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा
2 लिखा, ब्रैकेट बना लिया, कॉस थीटा की जगह क्या यूज किया 1/2 और ब्रैकेट के अंदर z प्लस 1/z, ये z है, ठीक है। अच्छा मेरा 2 लग रहा है, 2 नहीं है, ये z है, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैंने क्या किया, जहां डी थीटा पे रिप्लेस कर दिया, इस पूरे डिवाइड को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा dz अपॉन में आयोटा z। बस मैंने अपना पहले स्टेप परफॉर्म किया। पहले स्टेप ये था, जहां पे कॉस था, जहां पे डी थीटा था, जहां पे साइन थीटा कॉस थीटा था, मैंने उसको z में कन्वर्ट कर लिया। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चीजें इजी लगनी चाहिए। सिंप्लीफाई कर लिया, थोड़ा क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो थोड़ा सा चलो यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बिकॉज वहां तक तो दिखेगा नहीं। आपके साथ कर रहा हूं मैं, आपके साथ एक एक स्टेप करूं ताकि जो आपकी मेंटालिटी एग्जाम में सॉल्व करने की होती है, क्योंकि पता मैथ में क्या होता है, मैं क्वेश्चन कर देता हूं कि मुझे समझ नहीं आता मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, तो मैं आपकी तरह सोच रहा हूं, अच्छा मैंने यहाँ पे कर दिया, नेक्स्ट स्टेप क्या लगना चाहिए यार, मैं तो सिंप्लीफाई कर देता हूं, ठीक है। मैंने सिंप्लीफाई करके देख लिया, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाऊंगा, तो ऊपर देखो, ऊपर तो मेरा 2 आएगा, इतना तो मुझे क्लियर है, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा z, यहाँ पे आ जाएगा 2z और ब्रैकेट के बाहर है आयोटा z, इस तरीके से है, और ये आ जाएगा dz, ठीक है भाई, इतना तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप ये है मेरा, फिर मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये dz नीचे लग रहा था, मेरे को अच्छा लगा नहीं, मैंने ऊपर ले गया, जैसे मैं ऊपर लेके जाऊंगा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा 2z डिवाइड बाय 4z प्लस z स्क्वायर प्लस 1 और यहां आ जाएगा आयोटा z। क्या इतना क्लियर है क्या आपको, क्या इतना क्लियर है? मैंने क्या किया, एकदम सिंप्लीफिकेशन किया, मैंने इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई किया तो यह आएगा 1/2, मतलब यहाँ पे z/2 आ जाएगा और यहाँ पे भी z/2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लेके गया, फिर 2 को ऊपर लेके चला गया था, तो यहाँ से 2 चला जाएगा, 2 ऊपर चले जाएगा, बिकॉज यहाँ पे सब में कॉमन आ गया था। मैंने क्या बेसिकली क्या किया, मैंने यहाँ पे 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इसको अंदर लेके गया 1/2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, डी में 2 है, डी में 2 को ऊपर लेके चला गया, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मेट बन गया था, मैंने z को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाले z को आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, इस वाले z को आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, वरना फिर ऐसा करना z से z कट कर देना, सिंप्लीफाई हो गया, कुछ नया ही नहीं किया, मैंने फिर से स्टेप रिपीट भी कर दिया, जहां पे कंफ्यूजन है वहां पे समझ लेना, ठीक है। ये करने के बाद अब यहाँ पे आयोटा है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2/आयोटा को मैं बाहर ले लेता हूं अभी के लिए। अंदर क्या है, अंदर मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4z प्लस z स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे dz है, बिकॉज dz के स्पेस में इंटीग्रेशन कर रहा है। चलो इतना आ गया, और मेरे को इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना था। अभी इंटीग्रेशन 0 से 2 पर स्टार्ट हुआ था, लेकिन जब मैं रेसिड्यू निकालता हूं तो रेसिड्यू हमेशा सर्कल के अंदर के लिए निकालते हैं, तो जो इंटीग्रेशन होता है ना, इसलिए हम सर्कल का अंदर वाला लेते हैं हिस्सा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, अब मैंने नेक्स्ट स्टेप सोचा, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होना चाहिए। देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, मेरे को पता है कि अब और सिंप्लीफाई मैं नहीं कर सकता, तो रेसिड्यू निकालने के लिए मेरे डिनोमिनेटर में फैक्टर होने चाहिए, z माइनस सी, z माइनस बी, z माइनस सी। तो मैंने बोला यार फैक्टर दिख रहे हैं, किसको फैक्टर दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है, मेरे को नहीं दिख रहा भैया। अरे यार देखो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ना कुछ रूट्स होते हैं, z माइनस ए और z माइनस बी, 2 रूट्स निकल के आएंगे, बिल्कुल। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब मैं रूट्स कैलकुलेट करूंगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब मैं रूट्स कैलकुलेट करूंगा, तो रूट्स कितने क्या आएंगे, 2 रूट्स आएंगे, एक अल्फा और एक बीटा, मतलब वो z माइनस ए, z माइनस बी, तो एक a आएगा और एक b आएगा। चलो कंफ्यूजन के लिए, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं a ले लेता हूं, a इज इक्वल टू में a क्या आएगा, ये a आएगा -2 और प्लस √3, एक ये आएगा मेरा, और एक b इज इक्वल टू में -2 माइनस का √3। तो मेरे 2 रूट्स कैलकुलेट आ गए, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स कैलकुलेट होके आ गए। क्या इतना क्लियर है क्या, ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप क्या, जैसे ही मैंने 2 रूट्स कैलकुलेट कर लिए, हम क्या करते थे, ऑब्वियसली ये वही a और b है, कंफ्यूजन नहीं होना है, वो a और b है, तो ये z इक्वल टू a, z इक्वल टू b, 2 पॉइंट्स आ चुके हैं। अब रेसिड्यू में क्या करते थे, दोनों पॉइंट्स चेक करते कौन सा सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, कौन सर्कल के
बाहर लाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो रेसिड्यू निकलता है वो किसके लिए निकलता है? सिर्फ इनर वाले पॉइंट्स के लिए कैलकुलेट हो गया था। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है रिपीट कर देता हूं। सिर्फ रेसिड्यू निकलता है इनर वाले पॉइंट्स के लिए। सर इनर वाले पॉइंट्स के लिए चेक करने के लिए मुझे सर्कल की इक्वेशन चाहिए। यह सर्कल की इक्वेशन नहीं गिवन है, तो ध्यान रखना एप्लीकेशन ऑफ रेसिड्यू के अंदर, रेसिड्यू के अंदर जब ये कन्वर्जन करते हैं ना, तो इसमें जो हम सर्कल लेते हैं वो एक यूनिट सर्कल लेते हैं, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 है और जिसका सेंटर कितना है 0,0। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला कि हम एक यूनिट सर्कल लेते हैं, तो मैंने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को इस सर्कल के अंदर पुट करके देखा, इस सर्कल के अंदर पुट किया। तो जैसे मैं इस दोनों पॉइंट्स को इस सर्कल के अंदर पुट करके देखूंगा, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको ये देखने को मिलेगा कि जो a इज इक्वल टू में -2 + √3 है, ये प्लस है, रूट नहीं है, ये प्लस का √3 है। ये जो है वो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, इनसाइड द सर्कल लाई कर रहा है। और जो दूसरा वाला पॉइंट है वो क्या लाई कर रहा है? तो ये वाला पॉइंट है वो सर्कल के कहां लाई कर रहा होगा? सर्कल के अंदर, सर्कल के बाहर? सर्कल के बाहर लाई कर रहा है ना, सर्कल के बाहर लाई कर रहा होगा। देखो इसकी वैल्यू क्या है, 1 पॉइंट को समथिंग होगी, तो 2 और 1 पॉइंट को समथिंग कितना होगा? 3 + 1, तो 1 से तो बड़ा ही है, दैट्स व्हाई। ठीक है, यदि ये वाला पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, तो बस उसके बाद क्या था सर, रेसिड्यू दिखाने के लिए मेरे पास दो फॉर्मूले थे, सिंपल पोल और पोल ऑफ ऑर्डर m। देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे पावर m1 ही चल रही है, यहाँ पे कोई पावर तो है नहीं, पावर है नहीं, तो यहाँ पे पावर 1 चल रहा है, सिंपल पोल लगाएंगे। तो जब मैं सिंपल पोल लगाऊंगा, नहीं मैंने पोल ऑफ ऑर्डर 1 के लिए लगाऊंगा, तो सिंपल पोल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? रेसिड्यू का फॉर्मूला होता है लिमिट z टेंड्स टू a। तो लगाएंगे लिमिट z टेंड्स टू a, z माइनस a इंटू एफ ऑफ z। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने फॉर्मूला लगाया लिमिट z टेंड्स टू a क्या था? ये था, तो लिमिट z, ये z है, z टेंड्स टू ये वाली पूरी वैल्यू, तो -2 प्लस का √3, और ब्रैकेट में क्या है z माइनस, इसको माइनस करेंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस और ये आ जाएगा ये हो जाएगा प्लस और ये वाली वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। मतलब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, माइनस अंदर ही जाऊंगा तो ये जाएगा प्लस और जाएगा माइनस का √3, और एफ ऑफ z लिख देना। क्या लिख देगा? एफ ऑफ z लिख देंगे। एफ ऑफ z क्या होगा? ये पूरा 2 पाई आयोटा और ये दोनों पॉइंट जो डिनोमिनेटर में होंगे, तो इस तरीके से लिखेंगे। तो लिमिट z टेंड्स टू -2 प्लस √3, उसके बाद आता है z माइनस a, तो z माइनस a लिख दिया इंटू एफ ऑफ z, वो क्या था? 2 अपॉन में आयोटा इंटू जो डिनोमिनेटर में दोनों फंक्शंस थे, z प्लस 2 माइनस √3 और एक और फैक्टर आएगा, दो फैक्टर्स थे ना, तो दोनों फैक्टर्स डिनोमिनेटर में आएंगे। ठीक है, दोनों फैक्टर डिनोमिनेटर में ले लिए हमने। ठीक है, हो सकता है साइन अपोजिट हो कुछ, क्योंकि z इज प्लस। ठीक है, अब मुझे पता है जब भी मैंने बोला, जब भी हम ऐसी चीज लिखेंगे हमेशा कैंसिलेशन होगा, और कैंसिलेशन होगा इसका मतलब है हम कुछ ना कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम कुछ ना कुछ सही कर रहे हैं। अब जैसे आप ये वैल्यूज इसमें पुट करोगे, इस इक्वेशन में पुट करके देखोगे, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो कहीं ना कहीं, इसको पॉइंट की जगह पुट कर देना, z की जगह पुट कर देना, -2 प्लस √3, यह आ जाएगा 2√3, तो अगर 2 अपॉन में 2√3 आ जाएगा। एक बार चेक कर लेना, देखो कैलकुलेशन देखो ऊपर नीचे हो सकती है, मेन हमें अप्रोच समझना है। कुछ बच्चे होते हैं कमेंट बॉक्स में लिखते हैं भैया आपने कैलकुलेशन कितनी गलत करी, अरे भैया आपको कैलकुलेशन करनी नहीं आती। अरे यार, यहाँ पे मेन जो तरीका, जो मेरा मेन एम है वो आपको समझाने का है। कैलकुलेशन एट द एंड अपन कर सकते हैं। अब बीटेक के स्टूडेंट है यार, यहाँ पे हम आईटी प्लेसमेंट देख रहे हैं 1 करोड़ की, क्या ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते? उसमें भी कमेंट बॉक्स में लिखना जरूरी है भैया आपने कैलकुलेशन सही नहीं लिखा। आई होप इतना तो मैं जानता हूँ, भरोसा आपको कैसा आप नहीं करोगे। तो बस क्या करना है, इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट कर देना, फिर सारी कैलकुलेशन देखो, फिर सारी कैलकुलेशन होगी। हो सकता है यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो, मुझे लगता है कि शायद प्रॉब्लम है, तो वो आप चेक कर लेना और कैलकुलेट होगी। अभी मैं मान रहा हूँ कि शायद ये वाला आंसर आता है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? आयोटा भी है, तो 1 अपॉन में √3 आयोटा आ जाएगा। ये क्या निकला? ये हमारा रेसिड्यू कैलकुलेट हो गया है। अभी मैं मान रहा हूं मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, फिर से रिपीट कर दो, मेरी कैलकुलेशन अकॉर्डिंग ये आंसर आ रहा है
हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो तो संभाल लेना यार, इतना कनेक्शंस, इतना तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपस में, ठीक है। अब पहला स्टेप तो मेरा क्लियर हो गया यार कि मेरे को रेसिड्यू कैलकुलेट होके आ गया। एक ही पॉइंट था तो एक ही पॉइंट के लिए, एक ही पॉइंट सर्किल के अंदर लाई कर रहा था तो एक पॉइंट सर्किल के लिए अंदर लाई कर रहा है तो एक पॉइंट के लिए रेसिड्यू कैलकुलेट होके आ गया। अब आंसर निकालने के लिए हमें क्या लगाना है, रेसिड्यू थ्योरम। तो रेसिड्यू थ्योरम क्या बोलती है, रेसिड्यू थ्योरम ये बोलती है कि यदि आपको पूरे इंटीग्रेशन का आंसर चाहिए तो 2 पाई आयोटा और सम ऑफ रेसिड्यू पॉइंट्स, तो एक ही पॉइंट निकल के आया था तो 1 अपॉन में √3 आयोटा, आयोटा से आयोटा कट गया तो 2 पाई बाय √3, दैट इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर है, कुछ नया नहीं किया यार मैंने, जो चीज मैंने पहले, हाँ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने में थोड़ा हमने नई अप्रोच लगाई, बाकी कुछ नहीं लगाया। पहले स्टेप क्या था यार, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, इंटीग्रेशन था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, इंटीग्रेशन था। सबसे पहले हमने कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने के बाद कुछ चीजें मुझे ऊपर से लगी, मैं सोचा सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे को पता है कि डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, मेरे फैक्टर्स होने चाहिए, तो टोकाई इक्वेशन के मैंने फैक्टर्स निकाले, चेक किया कौन सा फैक्टर यानी कौन सा पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, बिकॉज़ रेसिड्यू सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स के लिए लग सकता है। मैंने उन्हीं पॉइंट्स के लिए रेसिड्यू कैलकुलेट किया और कैलकुलेट होके क्योंकि एक ही पॉइंट तो एक पॉइंट के लिए रेसिड्यू निकाला और उसको 2 पाई आयोटा इनटू सम ऑफ रेसिड्यू पॉइंट से निकाल करके हमने फाइनल आंसर लिख दिया। क्या इतना क्लियर हो गया आपको, क्या इतना क्लियर हो गया आपको, ठीक है।